संविधान संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च विधि है। संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जो सरकारों के गठन, संरचना एवं कार्यों के विषय में वर्णन करता है। संविधान सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख करता है और यह दूसरी ओर यह सरकार के ऊपर सीमाएं आरोपित करता है। जैसे भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व सरकार के दायित्वों का वर्णन करता है और दूसरी ओर मूल अधिकार सरकार के ऊपर सीमाएं लगाता है। अर्थात संविधान सरकार के डूज और डोंट्स का वर्णन करता है। संविधान सरकार पर सीमाएं क्यों लगाता है? संविधान सरकार पर सीमाएं इसलिए लगाता है जिससे नागरिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। लोगों के अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब सरकार सीमित रूप से शक्तियों का प्रयोग करे। अतः संवैधानिक रूप से सीमित शक्तियों वाली सरकार ही अच्छी सरकार मानी जाती है। संविधानवाद संविधानवाद का आशय संविधान के आधार पर चलाई जाने वाली राजनीतिक प्रणाली है। अर्थात जब सरकारें संविधान के प्रावधानों का पालन करते हुए बनाई जाएं और चलाई जाएं तब इसे संविधानवाद कहते हैं, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों का पालन होना आवश्यक है। सीमित सरकार अर्थात सरकार पर सीमाएं होनी चाहिए। लोकतंत्र होना चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण अर्थात विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य अलगाव होना चाहिए। विधि का शासन होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा संविधान का उल्लंघन करने वाले कानून रद्द होने चाहिए। जवाबदेही और समीक्षा होना चाहिए। सरकार के मनमाने शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लोकप्रिय संप्रभुता संविधान अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करती है, मतलब लोकप्रिय संप्रभुता होना चाहिए। इस प्रकार किसी देश में संविधान होने से ही संविधानवाद स्थापित नहीं होता, बल्कि संविधान के अनुसार उपयुक्त तथ्यों का होना अनिवार्य है। जैसे भारत में संविधान और संविधानवाद दोनों है, किंतु चीन और पाकिस्तान में संविधान तो है किंतु संविधानवाद नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता, पहला की विशालतम संविधान है। भारत की भौगोलिक विविधता एवं विशालता के कारण, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण, राज्यों एवं केंद्रों के लिए एक संविधान के कारण, ग्रहित संविधान मतलब विदेशों से प्रावधानों के प्रावधान ग्रहण के कारण, समाज पर ऐतिहासिक प्रभाव जैसे संविधान से प्रावधान ग्रहण किए गए जैसे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, भारत सरकार अधिनियम 1935, 321 धाराएं 10 अनुसूचियां, मतलब इन दोनों प्रावधानों से 2/3 हिस्सा को हासिल किया गया है। ऐसे प्रावधानों का समावेशन जो अन्य देशों में संविधान में नहीं है, जैसे लोक सेवाएं, आलोचना, वकीलों का स्वर्ग, जेनिन्स द्वारा आधार था कि संविधान की विशालता एवं संविधान की भाषा शैली की जटिलता के आधार पर व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा आधार है वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क एवं साक्ष्यों के आधार पर। ग्रहित संविधान स्रोत हैं आंतरिक स्रोत, नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान का 2/3 इन पर आधारित है। अब बाह्य स्रोत लगभग 10 देशों के प्रावधानों को ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान ग्रहित संविधान है। संविधान निर्माताओं ने मौलिक संविधान की रचना नहीं की है, बल्कि एक व्यवहारिक संविधान की रचना की है। अर्थात एक ऐसे संविधान की रचना की है जो भविष्य में सरकारों के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया, इन प्रावधानों को कैसे लागू किया जाता है का अनुभव ग्रहण किया और भारतीय संविधान के लिए व्यवहारिक प्रावधानों की रचना की। विभिन्न देशों के संविधान की अच्छाइयों को भारतीय संविधान में ग्रहण किया, जैसे अमेरिका से मूल अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तक इत्यादि। किंतु भारतीय संविधान को उधार का थैला कहना तर्कसंगत नहीं है। संविधान के प्रावधान दूसरे देशों से उसी रूप में अपनाए नहीं गए हैं, बल्कि इन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन किया गया है, प्रासंगिक बताया गया है और संविधान में शामिल किया गया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू, फ्रांसीसी, इन्होंने नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया गया, क्योंकि यह सरकारों के में निरंकुशता को रोकता है। इसके अनुसार सरकार की तीनों शक्तियां 3 अलग अलग अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में निहित होती हैं। ये तीनों शक्तियां अपने क्षेत्र में निरंकुश ना हो, इसके लिए मॉन्टेस्क्यू ने नियंत्रण एवं संतुलन, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सरकार की तीनों इकाइयां एक दूसरे पर कुछ मात्रा में नियंत्रण रखती हैं। अमेरिका मॉडल मतलब अमेरिकी मॉडल शक्ति पृथक्करण का, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का कठोर मॉडल अपनाया गया है। विधायिका, कार्यपालिका और सर्वोच्च न्यायालय तीनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग हैं, किंतु इन्हें अपने क्षेत्र में निरंकुश होने से रोकने के लिए अवरोध और संतुलन को लागू किया गया है। जैसे कांग्रेस को कानून बनाने की शक्ति, किंतु इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए।
राष्ट्रपति को सरकार पर चलाने की शक्ति है, किंतु राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जैसे दूसरे देशों से संधियां, समझौते आदि कांग्रेस के अनुमोदन के बिना नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन या रद्द कर सकता है। दूसरी ओर न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाए जाने में राष्ट्रपति और कांग्रेस की भूमिका होती है। शक्ति पृथक्करण का ब्रिटिश मॉडल। ब्रिटेन की प्रणाली शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित, अर्थात यह विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सहयोग एवं सामंजस्य पर आधारित है, अर्थात दोनों के मध्य समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। 2009 के पहले ब्रिटेन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं थी। 2009 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। शक्ति पृथक्करण का भारतीय मॉडल। शक्ति पृथक्करण का भारतीय मॉडल अमेरिका और ब्रिटिश मॉडल की तुलना में अधिक व्यवहारिक है। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्तियों का टकराव रोकने के लिए ब्रिटिश मॉडल की भांति सहयोग और सामंजस्य का सिद्धांत अपनाया गया है, अर्थात दोनों के मध्य शक्तियों का लचीला पृथक्करण अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध बना रहता है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। न्यायपालिका की स्थापना में अमेरिकी मॉडल अपनाया गया है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई। संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। शक्ति के पृथक्करण की चुनौतियां। कार्यों का ओवरलैप, न्यायिक अतिक्रमण अर्थात विधायिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप, राजमार्गों के पास शराब प्रतिबंधी जैसे। विधायी निष्क्रियता, कानून बनाने में देरी या असफलता के कारण न्यायपालिका या कार्यपालिका को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जिससे एसओपी यानी सेपरेशन ऑफ पावर कमजोर होता है। जवाबदेही तंत्रों की कमी, कमजोर जांच तंत्र जैसे अपर्याप्त संसदीय जांच शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल, संसद में व्यवस्थान में कारण सीमित बहस का समय। आगे की राय। संस्थागत स्वतंत्रता को मजबूत बनाना, विधायी दक्षता को बढ़ाना, अर्थात देश कम समय पर कानून। न्यायिक सक्रियता में संतुलन, जन जागरूकता और शिक्षा, जवाबदेही तंत्रों को बढ़ाना, सीएजी की रिपोर्ट को से मजबूती से संसदीय निगरानी करना। संसदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली। लोकतंत्र मतलब शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली हो सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री प्रणाली कैसे हैं, जिसका जनक है यूके। इसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। और दूसरा है अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति प्रणाली, प्रेसिडेंटियल, जनक यूएसए। संसदीय प्रणाली, इसमें शक्तियों का लचीला पृथक्करण पाया जाता है, शक्तियों का समन्वय पाया जाता है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, मतलब नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष जैसे भारत के राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, वास्तविक मुखिया। राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष का पद भिन्न भिन्न होता है। और अगला है कि मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से विधायिका के निचले सदन के प्रति। और मंत्रियों की नियुक्ति के लिए योग्यता शर्तों का प्रावधान। यह है संसदीय प्रणाली की मतलब विशेषताएं। अगला विशेषता है कि सरकार का कार्यकाल अनिश्चित अस्थिर। सरकार का कार्यकाल निम्न सदन के विश्वास पर, भारत में सरकार लोकसभा के विश्वास पर कार्यकाल करती है, मतलब कार्य इसलिए अस्थिर है। निम्न सदन को भंग किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग या विघटित कर सकता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण। शक्तियों का कठोर पृथक्करण पाया जाता है, नियंत्रण एवं संतुलन पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध नहीं विधायिका और कार्यपालिका के मध्य, एकल कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष दोनों होता है, एक व्यक्ति में निहित होती है, मतलब राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष के पद एक व्यक्ति में निहित होता है। मंत्रियों का एकल उत्तरदायित्व पाया जाता है, केवल राष्ट्रपति के प्रति। और राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है, मतलब व्यक्ति विश्वास पात्र को प्रमुखता देता है, जिसे किचन कैबिनेट कहते हैं। निश्चित कार्यकाल और स्थिर कार्यकाल होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता।
संसदीय प्रणाली के गुण: अधिक उत्तरदायी प्रणाली होती है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सहयोग अर्थात टकराव जन्म नहीं लेता। मंत्रिपरिषद या सरकार में व्यापक प्रतिनिधित्व पाया जाता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण: सरकार का स्थिर कार्यकाल के कारण प्रभावी निर्णय के अवसर, दल बदल से मुक्त, राजनीतिक दोषों से मुक्त। संसदीय प्रणाली की सीमाएं या दोष: प्रभावी निर्णय की संभावना कम, क्योंकि सरकार का कार्यकाल अस्थिर सरकार। दल बदल का दोष जन्म लेता है, राजनीतिक दोष उत्पन्न होता है, नीतियों की निश्चितता का अभाव होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली के दोष: यहाँ विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव की संभावना बनी रहती है, निरंकुश निर्णय की संभावना होती है और सरकार में संकीर्ण प्रतिनिधित्व पाया जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने का कारण: स्वतंत्रता से पूर्व भारत में संसदीय प्रणाली प्रचलित रही है। स्वतंत्रता के पश्चात इसे जारी रखना अधिक सुविधाजनक होता है और इसमें कोई बाधा नहीं थी। संविधान निर्माता एक उत्तरदायी प्रकार की सरकार स्थापित करना चाहते थे और संसदीय प्रणाली अधिक उत्तरदायी प्रणाली होती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव पाया जाता है, जबकि संविधान निर्माता सत्ता के शीर्ष पर किसी टकराव से बचना चाहते थे। अगला कारण है कि संसदीय प्रणाली में सरकार के अंतर्गत व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए प्रणाली अधिक उपयुक्त होगी। भारत में संसदीय प्रणाली: संविधान में शब्दों का प्रयोग नहीं है, परंतु संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। जैसे आर्टिकल 53(1) राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। आर्टिकल 74(1) राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से काम करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान। समझा। आर्टिकल 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ये संसदीय प्रणाली की आधारशिला है। मतलब ये दोनों आर्टिकल 75(2) और 75(3) से निष्कर्ष निकलता है कि मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली की आलोचनात्मक परीक्षण: सीमाएं: दल बदल का दोष, राजनीति का अपराधीकरण, जैसे लोकसभा में 43% लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और राज्यसभा में 22% लोग। राजनीति में नैतिकता का पतन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के तरीकों का अभाव, निर्वाचन संबंधी दोष, राजनीतिक सुधारों का अभाव। सुझाव या उपाय: अपराधीकरण, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। राजनीति में नैतिकता का विकास किया जाए। राजनेताओं के लिए नैतिक संहिता, आचरण संहिता का निर्णय करना। सेकेंड, प्रशासनिक आयोग द्वारा भी ये सुझाव दिया गया। राजनीतिक सुधार, उत्तरदायित्व के साधन विकसित करना। निर्वाचन संबंधी सुधार, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का नामांकन रद्द करना। जन जागरूकता, जन भागीदारी की वृद्धि करना। संसदीय प्रणाली या संसदीय सर्वोच्चता: भारत और ब्रिटेन की तुलना। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है। भारत में लिखित संविधान है, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। भारत में संघीय प्रणाली अपनाई गई है, बल्कि ब्रिटेन में एकात्मक प्रणाली अपनाई गई है। संघीय प्रणाली मतलब केंद्र और राज्य, एकात्मक प्रणाली मतलब संघ। भारत में गणतंत्र है, मतलब राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष तरीके से। ब्रिटेन में राजतंत्र है, मतलब राज्य का मुखिया राजा या रानी आनुवंशिकी के रूप में। भारत में प्रधानमंत्री पर मंत्री किसी भी सदन का सदस्य होता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मंत्री केवल हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, निचले सदन का। भारत में बिना संसद सदस्य बने 6 माह तक मंत्री या पीएम बन सकते हैं। ब्रिटेन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में न्यायपालिका अधिक स्वतंत्र एवं अधिकार संपन्न है और ब्रिटेन में तुलनात्मक रूप से कम। ब्रिटेन में छाया कैबिनेट मतलब विपक्षी पार्टी द्वारा सत्ता के साथ संतुलन के लिए बनाया गया है, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।